हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बेस 53वीं क्लास है, जहां हम बात करने वाले हैं प्रीवियस टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। और हमने ये भी जाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। एक मास का, एक ही मास का या एक ही पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उस पॉइंट की या उस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन को चेंज करने में या उसकी मोशन को चेंज करने में, उसके स्टेट को बदलने में। किसी भी पॉइंट को किसी भी एक्सिस के अबाउट यदि आपको घुमाना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा जोर आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आप आसानी से घुमा सकते हैं, सीधी सी बात है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए तो आगे कहानी पढ़ते हैं। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले को आगे लेकर चलते हैं और आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप की अलग अलग बॉडीज़ के लिए किस तरीके से अलग अलग बिहेव करता है, यानी अलग अलग फॉर्मूलाज निकलते हैं, अलग अलग वैल्यूज आती है। साथ ही साथ में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय को हम कैसे काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे डेरिवेशन कोई काम की नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो या नीट की दे रहे हो या फिर लेब असिस्टेंट की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, ठीक है। हमें ज़रूरत है फॉर्मूलाज की और फॉर्मूलाज याद होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात भी करेंगे ताकि आप आसानी से फॉर्मूला याद कर सकें, ठीक है। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे पहले बात करते हैं। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे दो मास दे रखे हैं, उनका निकालना हो, एक मास है m1, एक मास है m2, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। ये लो, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरेगी उसके अबाउट निकालना है, यानी इस लाइन के अबाउट घुमाना है इसे, यानी ये ऐसे घूमेंगे, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ठीक है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। घुमाने के लिए हम टॉर्क यूज करते हैं, टॉर्क बलागुण लगाते हैं। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा बलागुण लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, उतना ही कम बलागुण लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उतना ही कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस से जो इन दोनों को इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रही है। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैंने तो पढ़ाए थे, आपने नहीं पढ़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे संभव बेस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप सेंटर ऑफ मास की क्लासेस पहले अटेंड करिए ताकि आपका रोटेशनल मोशन वाला टॉपिक और चैप्टर इतना आसान लगे आपको कि आप फटाफट सॉल्व कर सके चुटकियों में। नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली भाई, पसीने आएंगे ऐसे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए, ये तो वैसे ही टफ लगता है हमें। चलिए भाई, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला होता है जिस भी मास से आपको निकालना है उसके अपोजिट मास को उठाओ। मैंने उठाया m2 को, m1 है तो इसका अपोजिट मास हो गया m2, और उसे टोटल डिस्टेंस जो कुल दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो r दूरी है, और डिवाइड दे दो दोनों द्रव्यमानों के योग का, दोनों मास के टोटल का डिवाइड दे दो तो मैंने लिख दिया m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। वैसे यदि मुझे यहाँ से चाहिए डिस्टेंस तो मैं क्या करूँगा, अपोजिट मास को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल डिस्टेंस r है, अपोजिट मास है m1, m2 से निकालना है तो m1 से मल्टीप्लाई करोगे, m1 से निकालना है तो m2 से मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड दे दोगे दोनों के सम का, तो मैंने दोनों के सम का डिवाइड दे दिया। अब मुझे चाहिए i, टोटल i कैसे होगा, मैंने कल भी बताया था आपको कि अलग अलग पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए आई निकाल दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले मैं m1 के लिए लिखता हूँ, तो मास इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये आपकी ये रही, इसका स्क्वायर करना है आपको, m2r m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर की बात करें तो मास m2, उससे डिस्टेंस कितनी है r m1 प्लस
m2 का होल स्क्वायर। और अब मैं यहाँ पे लिखूँ I इक्वल्स टू m1, ओपन करूँगा तो बनेगा m2 स्क्वायर r स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2 r का स्क्वायर m1 स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, इसको भी ओपन कर दिया मैंने। यहाँ से कॉमन कौन आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा m1 m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, नीचे वाला कॉमन और साथ में r स्क्वायर कॉमन। आपके पास यहाँ पर बचेगा m2 प्लस यहाँ पर बचेगा m1 प्लस m2 से इसको मैंने काट दिया और मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया m1 m2। यहाँ से एक टर्म तो कट गई, एक बच गई, तो मेरे पास बचेगा m1 प्लस m2 और यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर। ये लो, ये हो गई कहानी कंप्लीट। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका। ये रिड्यूस मास कहलाता है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते भाई, आगे चलते, आगे चलते। ये तो है पॉइंट्स में, लेकिन सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का निकालना हो जहां पे पॉइंट पता ना हो, यानी मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, द्रव्यमान जहां पर एक समान रूप से फैला हुआ हो, तो वहां कैसे निकालेंगे? ठीक है, यदि आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, मैंने ली एक रोड जिसपे मास यानी द्रव्यमान इक्वली फैला हुआ है, जिसकी लेंथ L, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसे घुमाना है। ठीक है, अब इस पूरे पे मास फैला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक एलिमेंट लूँगा, एक टुकड़ा लूँगा। ठीक है, एक एलिमेंट लूँगा। यदि आपको लंबाई के लिए पता करना होता है तो आप पॉइंट लेते हैं एलिमेंट के रूप में, एक अल्पांश के रूप में एक पॉइंट लिया जाएगा। यदि आपको एरिया का खेल चल रहा है, यानी एरिया के लिए निकालना है, तो आप लंबाई लेंगे, एलिमेंट लंबाई के रूप में लेंगे। और यदि आपको वॉल्यूम यानी आयतन के लिए चाहिए तो आप एलिमेंट एरिया लेंगे। क्या लेंगे? एरिया लेंगे। यदि आपको लेंथ के लिए चाहिए तो आप पॉइंट लेंगे, जैसा मैंने लिया। यदि आपको एरिया के लिए चाहिए तो आप लेंथ लेंगे, और यदि आपको वॉल्यूम में चाहिए तो आप एरिया लेंगे, और इनका करेंगे इंटीग्रेशन। पॉइंट का इंटीग्रेशन करोगे तो लेंथ पे पहुंचोगे, लेंथ का इंटीग्रेशन कर दोगे तो एरिया पे आ जाओगे, और एरिया का इंटीग्रेशन कर दोगे तो वॉल्यूम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात मैंने सेंटर ऑफ मास में भी थोड़ी सी बताई है, और वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी करवाए हैं। तो पहले आप सेंटर ऑफ मास जरूर ज्वाइन करिए भाई, उस क्लास को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं घास नहीं काटना चाहता, और आप घास काटोगे तो फिर सब्जेक्ट आपके साथ घास काट जाएगा, और उसके बाद सिलेक्शन तो पूछो ही मत। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करके 2 मिनट का आपको मैं मोटिवेट करूँगा, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। भाई देख, सीधी सी बात है, वहाँ एग्ज़ाम में दिमाग में कुछ बैठ गया, सवाल समझ में आ गया तो ट्रिक्स कॉन्सेप्ट काम आते हैं। दिमाग यदि घूम गया तो ट्रिक्स कभी काम नहीं आती, काम आता है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिजिक्स आपको लगेगी आसान, सवाल आपको समझ में आएगा। नहीं तो भाई मैं क्या, कोई भी टीचर आ जाए, फिजिक्स आपके लिए आसान नहीं बनने वाली। हाँ, आप रट सकते हैं, आप डिट्टो कॉपी जैसे सवाल मिलते हैं और ट्रिक्स उसमें फिट बैठते तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप फिजिक्स को आसान नहीं बना सकते। अंगुलियों पे लानी है, टिप्स पे चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, आजा रे बाबा आजा। तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया भाई, यहाँ से x, और इसकी खुद का जो है ये dx मोटाई का है थोड़ा। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया dx मोटाई का। ठीक है, ये लो भाई, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे बात करते हैं dx मोटाई की। लेंथ ले ली इसकी, इतना बड़ा एरिया पे फैला हुआ है ये। ठीक है, चलिए, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका चाहिए, इस एलिमेंट का, यानी मैं डी आई ले लेता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास, इसका मास मैंने मान लिया dm, और एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस x है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरे का, तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जब आपके पास कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द्रव्यमान एक रूप से फैला हुआ रहता है, तो आप समेशन यूज़ नहीं कर सकते। पॉइंट टू पॉइंट पता होता तो आप समेशन यूज़ करते हैं। ऐसे I बराबर समेशन
MI RI²। समेशन कर देते, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, ऐसे जोड़ देते I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स पता नहीं कितने हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं अपन। तो आप समेशन यूज़ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन यूज़ करोगे। और मैंने इंटीग्रेशन यूज़ किया है यहाँ पे। और जब हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा टोटल I, यहाँ पे आ जाएगा DM, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x²। लिमिट बाद में लगाएंगे, पहले मास निकालते हैं। इस पूरे का मास m है, पूरे की लेंथ l है। मैं कहूँगी 1 मीटर में कितना मास है, तो मैं कहूँगा कि 1 मीटर में मेरे पास मास है m/l, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। तो 1 मीटर में कितना मास है, m/l। लेकिन मेरे पास तो dx मीटर है, ऐसे मान लो dx लंबाई है, ठीक है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे भाई 1 का यदि आपको वैल्यू पता है तो आप 10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ dx लंबाई की यदि वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे करूँगा, m/l इंटू dx करूँगा। सीधी सी बात है, ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखो, m मास l लेंथ में है, तो 1 में, मैंने गलत लिख दिया, l लेंथ में मास है m, तो 1 में मास आएगा m/l, यूनिट लेंथ में, इकाई लंबाई में। इकाई लंबाई में m/l आ गया, मुझे तो dx लंबाई में चाहिए तो मैं लिखूंगा m/l dx। सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे लिख दिया और साथ में लिख दिया x²। इंटीग्रेशन, लंबाई कहाँ से कहाँ तक बदलेगी, यहाँ से यहाँ तक। अरे इसको ऐसा खसते जाओ खसते जाओ खसते जाओ, यहाँ तक ही तो आएगा, यानी 0 से लेकर l लंबाई तक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 से लेकर l लंबाई, ठीक है। देन I = m/l को तो मैं ले लेता हूँ कॉमन, मेरे पास x² है, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 0 से l तक। और यदि मैं I को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा m/l, यहाँ पे लिखूंगा l, तो l3/3, और जब मैं l से l यहाँ पे काट दूंगा तो I बराबर हो जाएगा ml²/3। ये लो भाई लोगों, इसके अबाउट ml²/3 आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं थोड़ी आगे, मिटा दूं मैं, चलिए। ये तो एक छोटी सी डेरिवेशन समझा दी, आगे अब मैं आपको सीधा सीधे फॉर्मूला लिखाऊंगा, बड़े काम की चीज़ें, उन्हें याद करने के लिए ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप उन्हें याद कर सकें। क्लियर है? चलो इस डायग्राम को मैं मिटाता हूँ, देखो यहाँ से, और अब दोबारा करते हैं। सबसे पहले रोड को उठाते हैं। रोड को यदि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट P एंड Q नाम दे देता हूँ, तो PQ के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, ml²/3 है। तो मुझे इसके अबाउट निकालना हो, जो लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है, मुझे चाहिए ICM। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो लाइन गुजर रही है, उस एक्सिस के अबाउट मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजर रही है, उस लाइन के अबाउट मुझे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो कल ही हमने पढ़ा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यदि लाइन पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के पैरेलल है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ICM + md²। लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास तो आधी दूरी पर ही आएगा, हर चीज़ के लिए नहीं आता है, केवल सिमेट्रिक की बात चल रही है। तो यहाँ से ये सेंटर ऑफ मास आधी दूरी पर ही आएगा, तो मैं लिखूंगा md², और मैं यहाँ लिख दूंगा IPQ = ICM + ml²/2, सॉरी l/2 का होल स्क्वायर। लेंथ आपकी कितनी है, l/2। दोनों एक्सिस जो पैरेलल है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी। तो मैं यहाँ लिखूंगा IPQ की वैल्यू यदि आपके पास ml²/3, ICM यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखूंगा मैं ml², 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको उठा के मैं इधर लाता हूँ, ml²/3 माइनस ml²/4 = ICM, एंड वी कैन से दैट ICM = लघुत्तम ले लेता हूँ, LCM ले लेता हूँ 12, और मेरे पास आएगा 4 ml², 3 ml², एंड अगेन वी कैन से दैट ml²/12। ये अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ रहा है। तो दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता रखना है, बस आपको पता रखना है। समझ में आया? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट देखो ये निकल के आया। ये मैं कहूँ कि इसके अबाउट कितना होगा, नाम देता हूँ RS,
तो सोचने की बात है, इसके पैरेलल ये है, ये भी तो इसके पैरेलल है, लेंथ दोनों की सेम है, यानी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा mL²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको इतना पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाए, चलो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैं कहूं रिंग का, रिंग होती ये खोखली जैसी, अरे रिंग जानते हो ना, वलय, ये लो, ये डिजाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये डिजाइन मैंने बना दी। अब रिंग एक लंबाई तो है, एक पतले से तार को मैंने घुमाकर जोड़ दिया है, ऐसे सर्कुलर घुमा दिया है तो रिंग बन गई है। मैंने रिंग में यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा टुकड़ा dm मास। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा di इस एलिमेंट का, वो आएगा dmr²। डिस्टेंस तो कभी बदलने वाली नहीं है, इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, रेडियस तो रेडियस रहेगी, डी जो होगा वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, r² यहाँ बाहर निकाल लूँगा क्योंकि r कांस्टेंट है, सभी पॉइंट्स के लिए r की वैल्यू फिक्स है। ये पॉइंट भी r पर होगा तो ये पॉइंट भी r पर होगा तो ये पॉइंट भी r पर होगा, रेडियस तो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। यानी सेंटर जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कौन सी एक्सिस आएगी भाई, ये एक्सिस आएगी बाहर के साइड परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको डॉट से दिखा दिया है। ठीक है, बाहर के साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे ये भी इतनी दूरी पर है, 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 ये भी इतनी दूरी पर है। जब सारे सेम दूरी पर है तो r तो कांस्टेंट होगा, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और जो टोटल मास होगा इसका टुकड़े का, फिर इस टुकड़े का, फिर इस टुकड़े का, सभी टुकड़ों का जोड़ूंगा तो रिंग के मास के बराबर ही आएगा, रिंग का पूरा द्रव्यमान उसी के बराबर आएगा, और मैं लिख दूंगा mr², तो I इक्वल हो जाएगा mr², I इक्वल हो जाएगा mr²। समझ गए, कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस ले लेता हूँ मैं इसको, जो बाहर के साइड है, जो बाहर के साइड है। अब रिंग को थोड़ा सा और समझते देखो, ये मेरी रिंग है, यहाँ पर जो एक्सिस है बाहर के साइड आ रही है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास Iz बराबर हो गया mr²। लेकिन मुझे इस रिंग के यहाँ से गुजरने वाली एक्सिस के लिए नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से गुजरने वाली एक्सिस के लिए चाहिए। मैं x एक्सिस ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ y एक्सिस। कल हमने पढ़ी थी लंबवत अक्षों की प्रमेय, और हमने जाना था कि जब कोई लाइन जो इसके प्लेन, इसके तल के लंबवत गुजर रही हो, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर ही है ना ये Iz, ठीक है, तो वो जो Iz होने वाला है वो होने वाला है उन दो लाइंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर, जो इस प्लेन पर हो और एक दूसरे के लंबवत हो। यानी यदि मेरे को Iz निकालना है तो मुझे दो लाइंस लेनी पड़ेगी जो एक दूसरे के लंबवत हो, तो x और y दोनों एक दूसरे के लंबवत है, उस प्लेन में भी होनी चाहिए, प्लेन में भी हो, तो इसका मतलब इन दोनों के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, और उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के बाद मैं जोड़ूंगा और वही मेरा Iz के बराबर आएगा। समझे, यानी यहाँ पर मैंने एक लाइन ली x, एक ली y, और z मुझे पता ही है, मुझे जो z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे दो लाइन खींचनी पड़ेगी जो एक दूसरे के लंबवत हो, और इन दोनों के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, यानी Ix Iy, और अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो Iz के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगी, Iz के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा उसके बराबर आएगी। समझ गए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात देखो, यहाँ से यहाँ तक इस रिंग की डिस्टेंस r है, तो इसके अबाउट भी डिस्टेंस r है। डिस्टेंस सेम है, मास तो सेम ही रहेगा, और जब मास सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो Ix और Iy भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और Iz की वैल्यू आपको पता है क्या यही है, क्या आई है mr², मैं लिखूंगा Ix प्लस Ix, तो Ix की वैल्यू हो जाएगी mr²/2, यही वैल्यू आपकी Iz आएगी, सॉरी Iy के लिए भी आएगी, Iy के लिए भी आएगी। एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ बना दूँ डायग्राम, ठीक है, इसी पे ले लेता हूँ। मान लो, ये अब समझ तो गए होंगे आप, मान लो मैंने एक लाइन और खींच दी ऐसे, जिसका नाम दिया मैंने PQ, और मैंने कहा कि नहीं मुझे PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या आप इसके लंबवत एक लाइन और खींच सकते हो क्या? जी हाँ, खींच सकते हैं।
ये खींच गई। अब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, जिसका नाम देता हूं मैं आर एस। इसका मतलब जो तुम्हारा आई जेड होगा वो आई पी क्यू प्लस आई आर एस के योग के बराबर भी आ सकता है। अरे भाई एक्स और वाई को कैसे घुमा दो, मैंने इसको ऐसे घुमा दे दो, पी क्यू के लाइन में आ जाएगी, क्या दिक्कत है। इस एक्स वाले एक्सिस को उठा के मैंने यहाँ डाला तो ये लाइन बन गई एक्स एक्सिस, और वाई इधर खिसक गई तो ये बन गई वाई एक्सिस। कहाँ दिक्कत आ रही है? यानी दो लाइनें सिमेट्रिक में है, दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर खिंच जानी चाहिए, तो खींच दी ना, पी क्यू के लंबवत आर एस खींच दी। इसका मतलब पी क्यू और आर एस भी बराबर होंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर भी आर आर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस होगी। और अब जो आई जेड बाई टू, आई जेड की बाई टू है ना, आई जेड बाई टू ही आपका आई पी क्यू भी होगा और आई आर एस भी होगा, और वो होगा एम आर स्क्वायर बाई टू। यानी यदि आपको प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो गुजर रही है, प्लेन के लंबवत जो लाइन आ रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो आप डायमीटर के हिसाब से निकाल सकते हैं, व्यास के हिसाब से निकाल सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा? चलिए आगे बढ़े। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, वरना फंस जाओगे, फिर बोलोगे कि सर ने बताया नहीं हमें। ठीक है, चलिए रिंग का खेल खेलते हैं आज पूरा। यह आपकी रिंग है और मैंने यहाँ पर एक एक्सिस खींच दी यहाँ पर, और ये मैंने खींच रखी है आई वाई। मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इसका चाहिए, इसका नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ए एंड बी। मुझे ए बी के अबाउट घुमाना है इसको। वो बीजनी नहीं आती पंखी, हमारे राजस्थान में तो चलती है पंखी, ऐसे करके ऐसे घुमाते रहते हैं। तो देखो पंखी जैसा बन गया है, यहाँ से पकड़ रखा है डंडा और उसको घुमाना है तो ये घूमेगा ऐसे, ठीक है, पंखी। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे करके अपन अखबार से भी तो करते हैं, ऐसे 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 हवा देते हैं तो वो घूम के ऐसे आता है ना। उस एक्सिस के अबाउट मुझे इसको घुमाना है, वैसे ही सेम टू सेम। तो मुझे यदि आई ए बी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। पहले कौन सी लगाई थी? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की पर में। अब कौन सी लगाऊंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यदि आपको आई की आई वाई पता है, जो कि सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए, सबसे पहली बात तो सर्कल के सेंटर ऑफ मास यहीं पर होता है, सेंटर पॉइंट पे जहाँ से आई वाई गुजरता है। तो यदि सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए। तो देखो दोनों समांतर है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैं उसमें ऐड करूंगा एम डी स्क्वायर, जहाँ डी इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों लाइनों के बीच की लंबवत दूरी है। तो मुझे यदि आई ए बी चाहिए तो मैं लिखूंगा आई सी एम आई वाई के अबाउट। आई वाई के अबाउट मुझे पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। एम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के रेडियस के बराबर है, त्रिज्या के बराबर ही है, तो मैं लिखूंगा एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आई ए बी इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर बात है? चलो अब यदि मैं इसी रिंग को कुछ ऐसा लूँ, ये लो, आपको ज़्यादा याद नहीं करना, आपको केवल आई जेड के लिए निकालना पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ये है आई एक्स। अब की बार मुझे इसके अबाउट चाहिए, तो ये भी तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। अब की बार ये ए बी लाइन आपकी यहाँ पर है, ए बी लाइन आपकी यहाँ पर है इस बार, तो मैं लिखूंगा आई ए बी अगेन, और वही आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। फॉर्मूला आपका रहेगा आई ए बी इक्वल्स टू आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर ही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात को थोड़ा चेंज करते हैं। आपको पता है कि भाई आप इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस जो है गुजर रही है, जो बाहर की ओर है, बाहर की ओर आई जेड। अब की बार आपने पॉइंट लिया है यहाँ पर, और ये लाइन भी निकल रही है बाहर की ओर, ये लाइन भी निकल रही है बाहर की ओर, ये लाइन भी निकल रही है बाहर की ओर। यानी मैं रिंग को यदि ऐसे बनाऊं, ये आपकी बाहर की ओर है, ये लो, ये आपकी आई जेड एक्सिस है, तो आपका जो ए बी एक्सिस है वो भी यहीं पर है, और आपको पता है ये भी सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी भी रेडियस के बराबर ही होगी। लेकिन आई जेड का जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो एम आर स्क्वायर है। तो आपको ए बी के अबाउट चाहिए, तो आप लिखोगे आई ए बी इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो आ रही है, और अब आप लिखोगे एम आर स्क्वायर सॉरी आई ए बी इक्वल्स टू आई सी एम, जो कि आई जेड होने वाला है आपका, सेंटर ऑफ मास से जेड एक्सिस ही जा रही है, जो कि ए बी के पैरेलल है, ए बी के समांतर है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, देन आई ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। कंप्लीट, क्लियर सी बात है, समझ गए, याद रहेगा। चलिए क्लियर है, आगे बात करते हैं।
चलिए, यदि मैं कहूं कि मेरे पास आधी रिंग है लेकिन द्रव्यमान पूरी रिंग के बराबर ही है, द्रव्यमान पूरी रिंग के बराबर ही है, द्रव्यमान पूरी रिंग के बराबर ही है, तो ये जो पॉइंट है जिससे एक्सिस बाहर आ रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा mr², कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि इसका मास बदल गया है, m डैश हो गया है, तो Iz जो है वो m डैश r² हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मास हो उसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यदि आपका Ix और Iy है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी रिंग होने से उन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी भी वैल्यू वही आने वाली है। क्या आने वाली है भाई? आधी mr²/2। यदि आपने मास m डैश लिया है तो वैल्यू m डैश r²/2 आ जाएगी और कुछ नहीं आएगा, सीधी साफ बात है। क्लियर है? चलिए, याद रहेगा, ठीक है। इस रिंग से थोड़ी बात बनाते हैं हम आगे, रिंग से थोड़ी बात बनाते हैं आगे, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मेरे पास ये एक्सिस है और यहाँ पे m1 है और यहाँ पर m2 है, दोनों के बीच की दूरी d है, दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक है। और ये भी दूरी r है, ये भी दूरी r है। यदि मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो मैं लिखूँगा m1r², m2 r² एंड I = r² कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा m1 m2, m1 + m2, m1 r², m2 r² और दोनों को जोड़ दिया मैंने। लेकिन ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है उसमें d कहीं नहीं आया, d कहीं नहीं आया, यानी कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे लिख देता, d के बारे में आपको बताता ही नहीं तो भी फॉर्मूला यही रहता। यदि मैं इस m1 और m2 को इतना पास ले आता तो भी आप फॉर्मूला ये लिखते, और यदि मैं इस m1 और m2 को एक ही जगह रख देता तो भी फॉर्मूला आप यही लिखते। यानी ये पॉइंट कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप खुद समझिए इस बात को। यदि मैं किसी भी ये पेन है, इसको मैं दबाए जाऊँ, एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर है, मैंने इसको दबाया, दबते ये चिपक कर प्लेट बन जाएगी, दबते चिपक कर ये क्या बन जाएगी? प्लेट बन जाएगी। और प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने देखा, मास कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता है, केवल डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, और मैंने कहा डिस्टेंस सेम है। तो यदि मैं एक सर्कुलर रिंग ऐसे ले लूँ, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन, कह लो, और इसको दबाए जाऊं, मतलब मेरा मास एक यहाँ पर एक यहाँ पर ही मान लो, मैंने इसको दबाया गया और दबाते चिपक गया, तो ये एक रिंग बनेगा, ये होलो सिलेंडर है भाई। खोखला बेलन, ठीक है, ये रिंग बनेगा। आप इसको दबाते जाओ, रिंग बनेगा। रिंग को वापस खींचो, आपके पास में एक बेलन निकल कर आएगा, खोखला बेलन, क्योंकि रिंग तो अंदर से खाली होती है, अंगूठी को देख लो, मेरे पास अंगूठी नहीं है, अंगूठी को देख लो, अंगूठी कुछ ऐसे होती है, ऐसे, तो ये बेलन जैसी हो गई ना, समझ गए आप मेरी बात। तो यदि मैं इसको दबाते जाऊं तो मुझे इसकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई प्रभाव नहीं आएगा इस लेंथ का। और जब कोई प्रभाव नहीं आएगा तो यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट जानता हूं, ये देखो रिंग है, ऐसे रिंग और रिंग के बीच में से निकल रहा है आपकी जो एक्सिस है, यानी ये एक्सिस आपकी Iz है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz की वैल्यू mr² होती है। रिंग के बीच में से परपेंडिकुलर, अभी रिंग बनाया हमने ऐसा, मान लो मेरे पास बेलन था ऐसा, मैंने बेलन को दबाते सिलेंडर को दबाती रिंग बना दी, तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है, तो Iz के अबाउट mr² होता है। तो यदि मैं इसको ऐसे ले आऊँ, ऐसे आगे की साइड खींचकर, यानी बेलन के रूप में, तो बेलन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नहीं बदलता।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नहीं बदलेगा। यदि आप श्रिंक करोगे, यदि आप उसे दबाते 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 उसका आकार छोटा कर दोगे, पिचका दोगे, शेप वही की वही रहेगी, शेप नहीं बदलेगी। देखो ये जो ऊपर रिंग दिख रही है ना, वैसे की वैसे रिंग बनेगी। आपने इसको छोटा कर दिया है, दबा दिया है, और दबाने से ये रिंग की फॉर्म में आ गया है। और यदि ये रिंग बन गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रिंग का होगा, जो रिंग का होगा। इस तरीके से आप रिंग के फॉर्मूले से, आपके पास होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, सॉरी याद कर सकते हैं, ठीक है। रिंग के फॉर्मूले से होलो सिलेंडर का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, होलो सिलेंडर के फॉर्मूले से रिंग का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बस आपके दिमाग में ये बात पता होनी चाहिए कि यदि मुझे एक एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस यानी आई जेड के अबाउट यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं आई वाई के हिसाब से क्या लिखूंगा या आई एक्स के हिसाब से क्या लिखूंगा, आई एक्स आई वाई। यदि मुझे पी क्यू दे दे तो पी क्यू के हिसाब से कैसे लिख सकता हूँ। आगे मेरी बात सुने, ये बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यदि यही चीज़ मैं खोखले सिलेंडर पे लागू करूं और खोखले सिलेंडर का मुझे पता ना हो तो मैं क्या करूंगा, इसे दबाते दबाते श्रिंक करूंगा, और श्रिंक करने पर जो वैल्यू यानी जो शेप बनेगी, यदि मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। जैसे खोखले बेलन को दबाने पर, पिचकाने पर एक रिंग बनती है, एक रिंग बनती है, ठीक है। वैसे ही यदि मैं इस पेन को जो कि भरा हुआ है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ठोस बेलन है, यदि मैं इसको ऐसे दबाऊं, ऐसे दबाऊं तो दबाते 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 ये पिचकता पिचकता एक प्लेट बनेगा, एक प्लेट बनेगा, एक डिस्क बनेगा, ठीक है, एक प्लेट बनेगा, एक डिस्क बनेगा। याद रखना इस बात को, एक प्लेट बनेगा, एक डिस्क बनेगा। इस डिस्क का मुझे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस सेम रहनी चाहिए। यदि आपको इस एक्सिस का अबाउट चाहिए तो इसी एक्सिस का फॉर्मूला सेम रहेगा। ऐसा नहीं तुमने इस एक्सिस का फॉर्मूले को इसके बराबर कर दिया, नहीं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसको पिचकाने पर जो आएगा वहाँ भी उसी शेप में भी, उसी आकृति में भी, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। मैंने इसको ऐसे दबाया, ठीक है, ये ऐसे था, जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, तो इसको दबाने पर यदि रिंग बना तो रिंग का एम आर स्क्वायर था, तो होलो सिलेंडर का भी इसी एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होगा। आगे मेरी बात समझ में, एक्सिस का ध्यान रखना, एक्सिस का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और एक्सिस का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाई कहाँ से डिस्टेंस नापोगे, मास की डिस्टेंस एक्सिस के अबाउट पता होनी चाहिए ना आपको, वो तभी पता लगेगी जब आपको एक्सिस का पता होगा। तो एक्सिस का जरूर ध्यान रखना। आगे मेरी बात समझे, चलिए आज की क्लास इतनी होने वाली है, मुझे किसी शादी में जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हम बात करेंगे डिस्क, स्फेयर, सिलेंडर और भी बाकी जो भी है उन सब के बारे में, और साथ में निकालेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। आज मेरा काम आपको ट्रिक्स बताना था, तो मैंने एक तो ट्रिक्स बता दी आपको, साथ ही साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और आज हमने डिस्कस कर लिया। कल की क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम वहाँ पर सिलेंडर पढ़ने वाले हैं, जो एक रेक्टेंगुलर सीट है यानी आयताकार, वर्गाकार स्क्वायर सीट है, साथ ही साथ में स्फेयर यानी गोली आकृति है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जहाँ पर हम फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मज़ा आया तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास। अच्छा लगा तो एक कमेंट तो ठोक दीजिए, एक कमेंट तो बनता है बॉस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ी ही धांसू क्लास होने वाली, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, मंत्रार्थ के साथ में, साथ ही साथ चुटकियों पे सॉल्व हो जाए हमारे सवाल ऐसे ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।